हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब ऑनलाइन चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा कि आपकी ये पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं कि आज हम लोग क्या होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो बेहतर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए साबित हो सकता है, जो एग्ज़ाम में मिल सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपके यूपीपीएससी का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीएस के जो आपके क्वेश्चन आने होते हैं 38 क्वेश्चन, तो उस पर चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों पे परिचर्चा भी करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925 या 1922? तो इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं वो किस वर्ष बनते हैं? तो बनते हैं कब? 1924 में। कब बनते हैं? तो 1924 में बनते हैं। ठीक है, इससे थोड़ी अगर जानकारी लेते हैं, देखिएगा कि जो इंडियन नेशनल जो आपकी क्या है, कांग्रेस है, जिसे हम लोग बोलते हैं आईएनसी। ठीक है, कि जो स्थापना ये कब होगी? तो इसको बताना है 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर? तो मुंबई में। कहाँ पे होगा? तो मुंबई में इसकी क्या होगी? स्थापना होगी। अच्छा, कुछ इससे सवाल बनते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके पिता या संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? संस्थापक, तो बताएंगे किसे? तो नाम होगा A.O. ह्यूम। ठीक है, इनको हम लोग मानते हैं इसका संस्थापक। और आप देखोगे कहीं ना कहीं जो INC है, इसके सचिव के रूप में किसने काम किया है? तो A.O. ह्यूम ने काम किया है। यानी ये संस्थापक भी हैं और इनके लगभग 20 साल के आसपास ये सचिव भी रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिएगा जरा एक सवाल और भी बनता है यहाँ से। ठीक है, INC जो है आपकी है, INC के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो फिर होंगे, तो उनका नाम होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, या WC बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रथम यानी कि फर्स्ट अगर पूछता है मुस्लिम अध्यक्ष की बात करते हैं, मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन होंगे? वो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये होंगे। ठीक है, अगर बात हो कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष की, तो बताएंगे 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पे बनाई गई थी। कौन? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनाई गई? 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी
नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है। अगर फर्स्ट अगर पूछता है अंग्रेज या फिर ईसाई अध्यक्ष तो वो कौन होगा? जॉर्ज यूले। कौन होंगे? जॉर्ज यूले। और पूछता है कि फर्स्ट पारसी अध्यक्ष की अगर बात करेंगे फर्स्ट तो फिर बताएंगे कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी इसके संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर शब्द संबंधित है बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से या दुग्ध उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। ठीक है, देखिए समझिएगा, आपने कभी क्या होगा कि जब जो ओबीसी वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है क्रीमी लेयर और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका ओबीसी वर्ग में आर्थिक रूप से संपन्न समुदाय को क्रीमी लेयर, ठीक है ना, ठीक है, क्रीमी लेयर में रखते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा होता है, ठीक है ना, कमजोर होता है, उसे हम लोग नॉन क्रीमी लेयर में रखते हैं। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में रखते हैं, क्रीमी लेयर में रखते हैं। ठीक है, तो क्रीमी लेयर जो शब्द है ये पहली बार कब आया था? तो ध्यान रखना कि क्रीमी लेयर जो शब्द है ये 1971 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? 1971 में इसका क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ठीक है, आदि वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? संहिता, आरण्य, ब्राह्मण या उपनिषद उपनिषद। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। ठीक है, देखिए जब वेदों की हम लोग बात करते हैं ना, वेदों की हम लोग जब बात करते हैं तो देखिएगा एक आपको वेद की बात करेंगे तो देखिए आपका एक है कौन सा? ऋग वेद। कौन सा हो जाएगा आपका? ऋग्वेद। और एक आपका है कौन सा? अथर्व वेद। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद ये क्या है? ये गद्य ये क्या है आपका? गद्य में लिखा है। ठीक है, गद्य में लिखा है, गद्य में लिखा है। लेकिन जो आपका यजुर्वेद है, कौन सा? यजुर्वेद, ये क्या है? ये लिखा है किसमें? पद्य में लिखा है। क्या लिखा है? ये पद्य में लिखा है। ठीक है, हालांकि यजुर्वेद के ऊपर हम लोग बात करें तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। ठीक है, यानी चंपू शैली में लिखा है। ठीक है, लेकिन अधिकतम भाग इसका पद्य में है। अब देखिएगा एक आपका है सामवेद। तो सामवेद, तो ठीक है, ये क्या है? संगीत। ठीक है, सामवेद में क्या है? संगीत का आपका क्या है? उल्लेख है। क्या है? संगीत का उल्लेख। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा कि अगर जो आपको वेदों को समझना है, अगर आपको वेदों को समझना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर वेद का अपना एक आरण्य, अपना ब्राह्मण, अपना उपनिषद होता है। ठीक है, अपना क्या होता है? उपनिषद होता है। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, तो ब्राह्मण जो है ये गद्य प्रकरण है, ठीक है। भारतीय फुटबॉल के निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? डूरंड कप, DCM कप, सीजर्स कप या संतोष ट्रॉफी? या संतोष ट्रॉफी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये कौन सा हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी। कौन सा होगा, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। तो फुटबॉल से संबंधित आपके कई सारे क्या होते हैं, कप होते हैं। जैसे अगर हम वालों बात करें फुटबॉल ट्रॉफियों की अगर बात करें, फुटबॉल ट्रॉफी की बात करते हैं, तो देखिएगा इसमें आपका कौन कौन से आ जाएंगे ट्रॉफी। इस देखिए एक आपका हो गया संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी, ठीक है। हालांकि ये सारे क्या हैं आपके संतोष ट्रॉफी, और ये सारे क्या है फुटबॉल संबंधित हैं। एक आपका मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं मरडेका कप, मरडेका कप, ठीक है। एक होगा आपका आशुतोष कप, आशुतोष कप, ठीक है। डूरंड कप हो गया, ठीक है। एक होगा आपका सेवर्स कप, सेवर्स कप, ठीक है, आदि। ये फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं, ठीक है, फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं। अच्छा भारत में देखेंगे, अगर भारत में क्या करें तो कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों की बात करते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी जैसे कौन हैं आपके, सुनील छेत्री हैं, इसके अलावा वाईचुंग भूटिया हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल से संबंधित, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना। चलो आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में या हैदराबाद में? देखो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित में कहाँ पे, तो हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर, तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो अब ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, ये ध्यान रखना कि ये क्रिकेट व फुटबॉल, ये क्रिकेट और फुटबॉल क्या है, दोनों का स्टेडियम है। दोनों का क्या है, स्टेडियम ये है, ठीक है। दोनों का ये स्टेडियम है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है इसका नाम पहले कुछ और था। पहले से हम लोग कहते थे फतेह मैदान, लेकिन 1967 में नाम इसका बदल दिया गया था, ठीक है। तो 1967 में फतेह मैदान से परिवर्तित कर क्या कर दिया हमने, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हमने कर दिया है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर देखते हैं। अच्छा कानपुर में एक आपको मिलेगा, कानपुर में मिलेगा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे क्रिकेट का एक स्टेडियम आप देखेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रीन पार्क बोलते हैं। अगला है कि प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक में, नॉट में, रेक्टर में या हर्ट्ज में? पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या ना, पराध्वनिक है नहीं कि गति का मापांकन किस में होता है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इसमें आपने एक पढ़ा होगा मैक संख्या, क्या पढ़ा हमने, मैक संख्या। तो मैक संख्या में होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैक संख्या, जब हम लोग बोलते हैं कि मैक संख्या क्या है, तो मैक संख्या इक्वल टू वस्तु की गति अपान ध्वनि की गति।
ध्वनि की गति, ठीक है। तो ये होता है क्या, मैक संख्या ये होता है। अच्छा, जब भी आप देखेंगे सवाल जब हो कि हम लोग बोलेंगे क्या कि जब कभी भी क्या हो, एक मैक संख्या हो, एक मैक संख्या, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे कहते हैं ट्रांसोनिक। क्या बोलेंगे, ट्रांसोनिक। अगर क्या हो, एक से कम हो, एक से कम है, तो उसे क्या कहेंगे, सब सोनिक। क्या बोलेंगे, सब सोनिक। अगर जो 1 से 5 के बीच में मैक संख्या है, के बीच अगर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बनेंगे सुपरसोनिक। सुपर सोनिक, ठीक है। अगर जो वो 5 से लगभग 10 के बीच में है, 10 के बीच में है उसकी स्पीड, तो उसे हम बोलेंगे क्या, हाइपर सोनिक। हाइपर सोनिक, हाइपर सोनिक। यानी ये आप समझ जाइए कि जो ध्वनि की चाल होती है, अगर हम बात करें कि इस सामान्यतः ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यानी एक मैक संख्या जो है ना, एक मैक संख्या ये लगभग बराबर होती है किसके, ध्वनि की चाल के बराबर होती है। ध्वनि की चाल की क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम आपसे ये कह दें कि कोई एक वायुयान है या फाइटर जेट है, वो उसकी स्पीड क्या है, 2 मैक संख्या है, उसकी स्पीड क्या है, 2 मैक संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि की चाल जितनी है उससे दोगुनी स्पीड उसकी वस्तु की है, ठीक है ना। तो यानी कि ध्वनि की चाल लगभग बराबर होती है किसके, तो वो होती है मैक संख्या के बराबर होती है। तो ध्वनि की क्या है, ये चाल हो गई, ठीक है। अगर पूछता है प्रकाश की चाल, अगर मान लो आता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम कहेंगे ये होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या फिर कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये कह सकते हैं। तो प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, निर्वात में, यानी वैक्यूम में, जहाँ प्रतिरोध ना हो वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। और ध्वनि की चाल, ध्वनि को चलने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, एक माध्य की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो ध्वनि आपका है ना, ध्वनि, तो ध्वनि एक क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है ना। क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसको याद रखना, ध्वनि में देखो ध आ रहा है, तो इसमें भी ध है, ठीक है। और प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक क्या आपका अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है ये क्या है आपका, तो बताएंगे एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखो प्रकाश में प्र आ रहा है, इसमें भी प्र आ रहा है, तो ऐसे मतलब याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश जो है क्या आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त लाल दिखाई देने के कारण होता है प्लाज्मा, कतिपय स्रावों का होना, लोहिताणु या हीमोग्लोबिन। तो भाई रक्त जो ब्लड है वो लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को तो अलग अलग करोगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या, हीम, और इसमें मिलेगा क्या, ग्लोबिन। ग्लोबिन, तो ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। और हीम क्या है, देखो हीम क्या है, एक रंजक है। क्या है, एक रंजक है। रंजक मतलब ये होता है ना कि वो चीज़ जो कलर प्रदान करता है। रंजक मतलब जो कोई कलर प्रदान करता है या जिसकी वजह से वो ऐसा रंग है, ठीक है ना। और हीम क्या है, एक पर आयरन तो भी है। हीम क्या है, आयरन का ही एक अयस्क हमने सुना है, ठीक है, अयस्क है, ठीक है।
तो ब्लड में हमारे आयरन की अधिक मात्रा होती है। तो ये क्या है, हीम बता देंगे एक रंजक है, ग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है। तो जैसे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब बात हो कि सोलेनिन के कारण आपका क्या होता है, आलू का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल के कारण आप देखेंगे तो पौधे क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पीछे कोई ना कोई वर्णक काम करता है, कोई ना पीछे उसके पीछे रंजक काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता है को क्या कहते हैं, खारा जल, भारी जल, मृदु जल या संक्रमित जल, ठीक है। तो इसके पीछे क्या आंसर होगा, तो देखिएगा इसे कठोर जल भी कहेंगे। तो कठोर जल कहेंगे तो क्या होगा, फिर भारी जल होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा, या खारा जल। तो देखो, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता है, ठीक है, तो अच्छा झाग नहीं देता है तो उसका रीजन क्या होगा, वो होगा खारा जल। जैसे आप मतलब समुद्र का पानी है, अगर समुद्र के पानी से अगर कपड़े धोएं, कितना भी अच्छा डिटर्जेंट ले लेंगे लेकिन उसमें झाग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, झाग नहीं आएगा। तो उसके पीछे क्या है, एक रीजन क्या होगा, उसमें रीजन ये होगा कि जो आपका ये जो खारा जल है, इसे वैसे कठोर जल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कठोर जल कहते हैं, ठीक है। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होगी, ठीक है ना। कैल्शियम, इसमें क्या होगा कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के अणुओं की क्या होगी, अधिकता के कारण, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, झाग नहीं बनेगा, ठीक है, उसमें झाग नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, खारा जल, ठीक है ना, खारा जल। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता से, सिने कला से, खेल संपादकी से, साहित्य संबंधी से। तो देखिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो ये संबंधित है किससे, तो पत्रकारिता से। किससे संबंधित है, पत्रकारिता से। तो पत्रकारिता संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम ये पुरस्कार, ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे, एक आपका होता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, तो ये खासकर यूएसए द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और इसका भी संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से। किससे, पत्रकारिता से, जो 1917 में ये शुरू हुआ था यूएसए में, ठीक है। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंध रखता है। अगला है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल, तो देखो, मुगल काल में पुलिस बल को क्या कहेंगे, तो पुलिस संबंधित अगर देखेंगे तो उस समय कोतवाल शब्द चलता था। क्या चलता था, कोतवाल शब्द चलता था। अब जो ये कोतवाल है ना, ये क्या करेगा कि जो सड़क है या फिर अन्य चीज़ों का ये लेखा जोखा ये रखता था उस समय, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि कोतवाल का क्या काम था, तो कह सकते हैं कि घरों व सड़कों का
लेखा जोखा रखना, ये इसका क्या होता था, काम होता था। और इनके नीचे भी कुछ लोग नियुक्त होते थे जो इनकी सपोर्ट करते थे, इनके कामों में करते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या गोविंद वल्लभ पंत। तो गृह मंत्री की बात कर रहा है, तो गृह मंत्री कौन होंगे? तो होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी जो बाबू जगजीवन राम है, तो ये जब कैबिनेट बना था तो उसमें ये क्या थे? श्रम मंत्री थे। इनको क्या बनाया गया था? श्रम मंत्री बनाया गया था। ठीक है, मोरारजी देसाई की बात करते हैं, तो मोरारजी देसाई के बारे में ध्यान रखना कि ये प्रथम क्या थे? तो गैर कांग्रेसी क्या थे? पीएम थे। ठीक है, किस नंबर के ये पीएम बने थे? तो 4th नंबर के ये पीएम थे। किस नंबर के थे? तो 4th नंबर के ये पीएम थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, अब गोविंद वल्लभ पंत की बात करते हैं, तो गोविंद वल्लभ पंत, तो ये यूपी के ये क्या थे? तो फर्स्ट सीएम क्या थे? पहले सीएम थे। और गोविंद वल्लभ पंत, इनसे ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के नाम पे क्या? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पे क्या? गोविंद वल्लभ पंत। एक क्या है? रिहंद बांध, जो कि कहाँ पे है? सोनभद्र में है। कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है। ठीक है, तो रिहंद बांध के पीछे क्या है? तो जलाशय है, यानी कृत्रिम झील है। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे देखा जाएगा तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पे, गोविंद वल्लभ पंत कृषि या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो पंतनगर में है, और कहाँ पे? उत्तराखंड में, जो 1960 में बनाया गया था। ठीक है, और ये ध्यान है, गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में क्या बनाया गया था? सॉरी, 1957 में इनको मिला था क्या? तो मिला था भारत रत्न। क्या मिला था? भारत रत्न। और इनका जन्म की बात करेंगे कि जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा वर्तमान में कहाँ पे जिला है? उत्तराखंड में। लेकिन उस समय जो अलग नहीं हुआ था उत्तराखंड, तब ये कहाँ था? तब हमारे यूपी में ही था। तब कहाँ था? यूपी में ही था। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? सुग्रीव, मेघनाथ, भरत या लक्ष्मण? तो देखिएगा, तो रामायण में मांडवी जो पत्नी थी, ये किसकी थी? तो भरत। क्या हो जाएगा? भरत। ठीक है, इनकी पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखो, मेघनाथ की अगर बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। क्या नाम था? सुलोचना। तो देखो, सु मतलब क्या हो गया? सुंदर। सु मतलब क्या हो गया आपका? सुंदर। और लोचना मतलब क्या हो गया? नयन। क्या हो गया? नयन, यानी कि सुंदर नयन वाली। तो क्या हो गया ना? तो सुलोचना। तो सुलोचना मतलब सुंदर नयन वाली। जैसे कहते हैं मीनाक्षी, तो मतलब मीनाक्षी कहते हैं ना कि मछली जैसे आंखों वाली। ठीक है, मछली जैसे आंखों वाली। ठीक है, तो सुलोचना। अब सुग्रीव की बात करेंगे, तो सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था रूमा। क्या नाम था? रूमा। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। मेघनाथ की सुलोचना, सुग्रीव की रूमा, लक्ष्मण की उर्मिला, और भरत की कौन सी है? मांडवी। ऐसे आपने एक गोवा में नदी सुना होगा, गोवा में मांडवी नामक एक क्या है? नदी भी है, नदी है। ठीक है, जो गोवा की राजधानी जो पणजी है, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मांडवी नदी भी है। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या सामवेद है? ठीक है, प्राचीनतम की बात कर रहा है, प्राचीनतम। तो प्राचीनतम की बात करेगा तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद पढ़ने वाले को
क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। होत्र क्या कहते थे? होत्र कहते थे। क्या कहते थे? होत्र कहते थे। अब देखिएगा ऋग्वेद में हमने पढ़ा क्या कि इसमें क्या है, 10 मंडल है, 1028 क्या है इसमें सूक्ति हैं। सूक्ति मतलब अच्छी उक्ति, ठीक है ना, अच्छी उक्ति। इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं। इसमें क्या है? इसमें मंत्र हैं। क्या है? मंत्र हैं। तो ऋग्वेद को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो वेद है ना, इन सभी वेदों को सुनकर लिखा गया है। कैसे लिख गया है? सुनकर लिखा गया है। ठीक है, सुनकर लिखा गया है। ये पहले कहीं लिखा नहीं था कि हम लोग, मतलब ये कह सकते हैं कि एक जिसे गुरुओं ने बोला उसका क्या कर लिया गया, संकलन कर लिया गया। ठीक है, तो इसलिए हमने सुना गया कि वेद व्यास, जो वेद व्यास हैं, उन्होंने क्या किया था? वेदों का एक संकलन किया था। क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। क्या? इसमें 10 मंडल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर वेद त्रयी आता है कि वेद त्रयी कौन से हैं। तो देखिए 4 ही तो वेद हैं। तो ऋग्वेद, फिर आपका है कौन सा? यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर कौन सा आपका? सामवेद। तो इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है? वेद त्रयी बनता है। क्या बनता है? वेद त्रयी बनता है। तो ध्यान रखना, वेद त्रयी में पूछेगा कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, तो उसको ध्यान रखना, वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है ना, शामिल नहीं है। और अथर्ववेद क्या है? एक लोकप्रिय वेद है। यानी कि सभी वेदों में जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद कौन है, जनता में कौन प्रचलित है, प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें आप देखेंगे कि भूत प्रेत वशीकरण जादू टोना जैसे कर्मकांडों के बारे में क्या है? उल्लेख कहा गया। ठीक है ना, उल्लेख बोला गया है। ठीक है, और यजुर्वेद को हमने पढ़ा है कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। और यजुर्वेद में देखेंगे तो यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों का उल्लेख है। ठीक है, यज्ञ से संबंधित कर्मकांडों का क्या है? उल्लेख है। किसमें? यजुर्वेद में। तो इसको भी आपने देखा शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में बांटा है यजुर्वेद को। तो इन वेदों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए थे? भारत के संविधान में, अब देखो ऑप्शन ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा? 9, 10, 11 या 8। तो इस हिसाब से तो फिर हम क्या लगाएंगे? 11 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 11 लगाएंगे। लेकिन मूल संविधान में ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। यानी कि जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें कहीं भी मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। किसका था? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख था, लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। लेकिन हमने क्या किया कि बाद में एक समिति है, स्वर्ण सिंह समिति। भाई स्वर्ण सिंह के अध्यक्षता में समिति बनी थी, तो इसलिए नाम पड़ गया क्या? स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने क्या किए थे? 10 कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। कहाँ से, किस देश से लिए थे? तो हमने कहाँ से लिया था? तो वो लिया था रूस से। कहाँ लिया था? रूस से ये मूल कर्तव्य लिए थे। लेकिन बाद में पता चलेगा कि एक मूल कर्तव्य इसमें और जुड़ेगा, एक मूल कर्तव्य इसमें और जुड़ेगा। ठीक है, वो 86वें नंबर का क्या होगा? अमेंडमेंट होगा, जो समथिंग 2002 में होता है। ठीक है, तो 11वां तब जुड़ता है। तो टोटल हो गए कितने? 2। ठीक है, सॉरी टोटल कितने हो गए? 11। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या कि देखिएगा कि मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य, मतलब कोई मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था।
मतलब अगर आ जाए कि मूल संविधान में, अगर आ जाए कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो बताना है 0। कितने थे? 0। ठीक है, कितने थे? 0। लेकिन ये बाद में जोड़ा भी गया। बाद में क्या हुआ? ये जोड़ा भी तो गया, बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो देखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 के माध्यम से भाग 4 का के अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 जोड़े गए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है? तो 4 क में, अनुच्छेद क्या है? 51 क में। ठीक है, लेकिन बाद में देखेंगे 11वां मूल कर्तव्य जो था, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तब टोटल कितने हो गए? तब टोटल हो गए आपके कितने? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। तो मूल कर्तव्य, ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से हमने लिया है? तो रूस से लिया है। कहाँ से लिया है? रूस से लिया है, यह आधारित है। अगला देखिएगा, अगला आपका है कि सिप किला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? हिमालय के किस घाटी में स्थित है? तो हमने पढ़ा कि सिप किला दर्रा ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा ये जगह दिख रही है? कौन सी जगह दिख रही है? देखिए, तो वो नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। तो सही आंसर क्या आपका है? कुल्लू घाटी। कौन सा है? कुल्लू घाटी। अब देखिएगा, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में आपके कुछ दर्रे हैं। जैसे देखिएगा, एक आप कौन रहा है? आपका है सिप किला हो गया, रोहतांग हो गया, इसके अलावा बाड़ा लाचला हो गया। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो बाड़ा लाचले दर्रे से आपने सुना होगा, यहाँ से नदी कौन सी निकलती है? चेनाब नदी निकलती है। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे से आप देखेंगे तो कौन सी? रावी नदी निकलती है। ठीक है ना। और सिपकिला दर्रे से भारत में सतलज नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। सतलज नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956 में, 1972 में, 1967 में या 1947 में? तो सही ऑप्शन क्या है आपका? 1972। यानी कब? तो वो है 21 जनवरी 1972 को जो त्रिपुरा है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? इससे पहले एक ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, क्या था?
केंद्रशासित प्रदेश था। यानी कि आप देखो कहीं नहीं कि कहीं क्या है कि 1 जुलाई 1963 में इसे क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश का क्या मिला था, दर्जा मिला था। क्या मिला था, दर्जा मिला था 1963 में। फिर क्या बन गया, राज्य बन गया कब, 1972 में। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो देखिएगा वो कौन सा है, नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज की बात करेंगे तो 78.8%, ये इतना इसका है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.95%, यानी लगभग 21 कह सकते हैं। आर्गन की बात करेंगे 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03%। तो ये देखो कई बार आपसे सवाल पूछा ना इसके बारे में, कई बार सवाल पूछा है कि वायुमंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है। तीसरी, देखो तीसरी कौन सी है, आर्गन है। बहुत लोग क्या करते हैं, आर्गन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना पहले पे कौन है, पहले पे है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। सेकंड पे क्या है आपका, ऑक्सीजन। थर्ड पे क्या है आपका है, आर्गन। और फोर्थ पे क्या है आपका, CO2। 1 2 3 4। तो इन सबको ध्यान रखिएगा कि इन सबको ध्यान रखना है कि तीसरी सबसे बड़ी कौन सी गैस है, तो आर्गन। तो आर्गन को ये भी ध्यान रखना है कि जो आर्गन है ये क्या है आपका, एक अक्रिय गैस है, अक्रिय या फिर नोबल गैस है, नोबल गैस। तो आ जाए कि वायुमंडल में सबसे बड़ी नोबल गैस कौन सी है, अक्रिय गैस कौन सी है, तो वो है आर्गन। कौन सी है, आर्गन, ठीक है, आपको ध्यान रखना आर्गन। आगे जो अगला लिखा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, वरुण का, इंद्र का, अग्नि का या शिव का। तो अगर देखा जाए तो इसमें भाई कौन है, तो ये रहेंगे इंद्र। लगभग 250 बार इनका उल्लेख है। कितना है, 250 बार। अग्नि का कितना है, तो 200 बार। कितना है, तो 200 बार। तो ये रहेंगे इंद्र। तो इंद्र के बारे में उल्लेख है, ठीक है, लगभग 250 बार। और अग्नि के बारे में कितना है, तो 200, ठीक है, कितना है, 200। तो ऋग्वेद, अब ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात कर रहा है, तो ये है कहाँ पे, तो हैदराबाद, यानी कि तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। तो जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है जहाँ पे IPS की ट्रेनिंग होती है, जिसे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी नाम देते हैं, वो कहाँ पे है, यहीं पे तेलंगाना में। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है। अब जो देहरादून में है, यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे है, यहाँ पे है देहरादून में, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, देहरादून में क्या है आपका, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है देहरादून, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में या उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे अपराध और अपराधी का जिक्र अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में भी है। इसका मतलब उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो बताएंगे ये है कौटिल्य की, ठीक है। और अर्थशास्त्र ना कि एक
राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, तो अब अर्थशास्त्र लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, नहीं, वो कैसी है, राजनीति पर आधारित है। ठीक है, राजनीति पर आधारित है। तो मनुस्मृति को मनु ने लिखा था, और मनुस्मृति क्या है, एक मतलब कह सकते हैं कि प्राचीनतम एक क्या है, कानून है, एक संहिता है हिंदू धर्म से संबंधित। अगर देखिएगा, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वुमेन पावर लाइन नंबर, या चाइल्ड केयर लाइन। ये 1090, ठीक है ना। अच्छा, इसलिए इस सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, इससे सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 1090 जो है ना, वो आपका है वुमेन यानी कि महिला जो पावर लाइन है इससे। ठीक है, वुमेन पावर लाइन संबंध रखता है इससे। इसके अलावा देखेंगे कुछ और भी हैं, जैसे एक होगा 1930, ये क्या है आपका, साइबर अपराध। ठीक है ना, साइबर अपराध, ये क्या आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, 1930, ये साइबर अपराध संबंध रखता है। एक देखेंगे आप एक मिलेगा 1998, अगर इनका देखा जाए तो ये क्या आपका है, चाइल्ड केयर लाइन नंबर है। ठीक है, ये क्या है, चाइल्ड केयर लाइन नंबर है। 1000 आपको मिलेगा 76, ये क्या है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प लाइन नंबर है। ठीक है ना, यूपी में कौन, यूपी के सीएम की बात कर रहे हैं, 1076। ठीक है, तो इनको सबको भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट साहब, तो इनको सबको ध्यान रखिएगा। 1930 की बात है, साइबर अपराध, 1998 चाइल्ड केयर, 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर, और 1090 जो है वो वुमेन पावर लाइन है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में, 1989 में, 2005 में, या 2007 में? तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? ठीक है, अब देखो कह रहा है कि लागू किया गया, अधिनियम को कब लागू किया गया। अधिनियम आने की बात अलग है, लागू होने की बात अलग है। तो लागू जो होता है ये होता है 2006 में, जबकि ये घरेलू हिंसा अधिनियम ये आता कब है, पास कब होता है? तो 2005 में क्या होता है, ये पास किया जाता है। ठीक है, 2005 में इसे पास किया जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि घरेलू जो हिंसा अधिनियम है ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2010 में इसके लिए दूसरा उन्होंने अधिनियम बना रखा था, महिला अहिंसा अधिनियम, वो बना रखे हैं वो लोगों ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि 2006 में क्या होता है, ये लागू होता है। ठीक है, जबकि ये एक्ट आता कब है? तो 2005 में आता है। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966, 1962, 1965 या 1971? तो अब देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, एक युद्ध होता है 1965 में। तो उस पर विराम लगाने के लिए, ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान में एक युद्ध होता है कब? 1965 में। तो उस पर विराम लगाने के लिए एक समझौता किया जाता है 1966 में। और कहाँ किया जाता है? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पड़ता है? ताशकंद बनता है वर्तमान में उज्बेकिस्तान एक देश है मध्य एशिया का, वहाँ की क्या है, राजधानी है ताशकंद। तो इस समझौते के लिए हमारे जो पीएम हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो जाते हैं ताशकंद समझौते के लिए। लेकिन वहाँ पे जब जाते हैं तो उनकी आकस्मिक क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ताशकंद में ही उनका निधन हो जाता है। तो देखिए, तो ये आपको ध्यान रखना, ताशकंद समझौता। ठीक है, तो कब होता है? ये होगा 1966 में होगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये तो ताशकंद समझौता है, ये कब होगा? तो बताएंगे, ये होगा आपका समथिंग 10 जनवरी 1966 को होगा। कब वो 66 होगा? ध्यान रखना कि भारत के तरफ से तात्कालिक
पीएम लाल बहादुर शास्त्री गए थे। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में आकस्मिक क्या हो जाता है, निधन हो गया। ठीक है, आकस्मिक क्या हो गया, निधन हो गया था इनका। ठीक है, तो इनको भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को तो 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, एक पंचशील समझौता सुना होगा, कौन सा है, तो पंचशील समझौता। ठीक है, तो पंचशील जो समझौता है ये किसके बीच में हुआ है, तो भारत और चीन के बीच में भाईचारे को लेकर। ठीक है, एक 3 बीघा कॉरिडोर समझौता है, इसको यहाँ पे लिख दे, कौन सा है, तो 3 बीघा कॉरिडोर समझौता। ठीक है, ये कब होता है, तो ये होता है 2015 में होता है, और इसमें होता है, ये किसके बीच में होता है, तो भारत व बांग्लादेश के बीच में होता है। तो ये जो 3 बीघा कॉरिडोर समझौता है, इसमें क्या होता है, कुछ भारतीय जमीन को बांग्लादेश में शामिल करते हैं और कुछ बांग्लादेश की ज़मीन को भारत में शामिल करते हैं। तो जो 100वां क्या था, 100वां जो अमेंडमेंट था, जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, वो 3 बीघा कॉरिडोर से ही क्या था, संबंधित था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये समझौतों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ठीक है, कह रहा कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, मुंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल, या फिर चौल। तो इन बताओ कौन सा इनमें से नहीं था। तो देखिएगा, जब भी सवाल इस तरीके से आपसे अगर बनता है, तो मुंबई तो था ही था, क्योंकि पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था अंग्रेजों को। हुगली में इन लोगों ने बस्ती बनाई ही थी, चौल में ही था। ठीक है ना, मछलीपट्टनम है, यहाँ पे नहीं था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए कौन सा नहीं था, मछलीपट्टनम में इनका उपनिवेश नहीं था। ठीक है ना, बाकी पुर्तगालियों की उपनिवेश की अगर बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे था, तो दमन हो गया। देखिएगा, इनका उपनिवेश की बात करेंगे, इनका उपनिवेश कहाँ कहाँ पे अगर था, अगर देखा जाए तो देखिएगा, दमन पर भी इनका था, इनका दीव पर भी था, इन लोगों को दादरा नगर हवेली पर भी था, इन लोगों का गोवा पर भी था, कहाँ था, गोवा पर भी था। इसके अलावा इन लोगों का कोचीन में भी था। इसके अलावा ये लोग हुगली में भी अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। इसके अलावा मुंबई में भी इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। इसके अलावा भी और भी हैं। ठीक है, तो यानी कि भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, उन पर पुर्तगालियों का अधिकतम क्या रहा, प्रभाव रहा है। ठीक है, तो पुर्तगालियों की बात करें तो ये भाई फर्स्ट यूरोपीय पुर्तगाली ही थे जो भारत आए, ठीक है। तो आपने सुना होगा कब, तो लगभग मई में, है नी, मई 1498 में भारत कौन सा आया था, तो वास्को डिगामा आया था। अब्दुल मजीद नामक एक मुसलमान क्या था, भारतीय व्यापारी था, उसके सहयोग से ये भारत पहुंचा था। ठीक है ना, उसके सहयोग से क्या पहुंचा था, भारत पहुंचा था, अब्दुल मजीद के सहयोग से। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? कह रहा है कि ज्ञान सिद्धांत पर बल देता है। तो देखिएगा, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य या उपनिषद। तो इसमें देखो सही आंसर क्या है आपका? उपनिषद। ठीक है ना, उपनिषद। उपनिषदों की संख्या अभी आपने देखा कितनी है? तो 108 है। ठीक है ना, कितनी है? 108 है। जबकि पुराणों की संख्या की बात करें तो वो कितने हैं? तो 18 हैं। कितने हैं? 18। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद। ठीक है, कुछ तो ऐसे मतलब दार्शनिक लोग हैं, ठीक है, फिलोसफर हैं, जिन्होंने उपनिषद को ज्ञान कोश की संज्ञा दी है। क्या दिया है? तो ज्ञान कोश की क्या दी है? संज्ञा दी है। ठीक है, किसकी दी है? ज्ञान कोश की संज्ञा दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे योग दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक की बात करेंगे तो सांख्य दर्शक कौन होंगे? कपिल। कौन होंगे? तो एक मुनि कौन है? ऋषि मुनि है। कौन? कपिल। ठीक है, कौन है? कपिल। योग दर्शन की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है, और न्याय दर्शन के कौन है? तो ऋषि गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? न्याय दर्शन के कौन है? तो वह है ऋषि गौतम। प्रवर्तक ये माने जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। भारत का पहला चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? चल पुलिस थाना होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। ठीक है, मतलब पुलिस थाना ऐसा होगा चल वाला, जो आपके घर तक सुविधाएं क्या करेगा? पहुंचाएगा। जो आपके घर तक सुविधाएं ये पहुंचाएगा। तो ये बताएंगे कहाँ पर? तो होशियारपुर क्या है? एक जिला है यहाँ पर। और ये कहाँ पे है? तो ये जिला मिलेगा कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे है? पंजाब में। अब देखिएगा, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ठीक है, यानी कि एक जो MB होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो बताएंगे। कोई है क्या इसमें से? हाँ, तो 1024। क्या है आपका? ये है 1024। ठीक है, यानी KB 1024 KB के बराबर होती है। ठीक है ना, 1024 KB क्या होगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इससे जो सवाल आपसे बनता है उनको भी क्या रखना है? ध्यान देना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर आ जाए कि 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। ठीक है, तो वैसे आगे बढ़ते जाएंगे कि 1 अगर GB की बात करेंगे तो क्या होगा? 1024 MB आ जाएगा, है नहीं? इसके अलावा एक अगर हम लोग TB की बात करेंगे, टेराबाइट, तो 1024 MB 1024 GB आ जाएगा। GB। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुटेर ग्रॉस किस देश के थे? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या ब्राज़ील? तो देखो ये क्या है? आपके हैं जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और गुटेन ग्रॉस, इनको ध्यान रखिएगा कि इनको साहित्य में नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्या मिल चुका है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार इनको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इनका क्या हुआ कि 2015 में निधन हो गया। 2015 में निधन हो गया। तो नोबेल प्राइज है ये 1992 में इनको ये मिला था, 1992 में। ठीक है, तो ये निधन इनका हो गया। अब देखो जर्मनी की बात करते हैं ना। जर्मनी में थोड़ा 1-2 बातें ध्यान रखना। जर्मनी में
यहाँ पे एक क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट नामक क्या है, पर्वत है। ये ध्यान रखना, ये पर्वत है, ना कि आपके ये जंगल है। तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, एक पर्वत है, ठीक है, क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। एक जर्मनी के शहर, जर्मनी में एक शहर पड़ता है वान, क्या पड़ता है, एक शहर कौन सा आपका है, वान, ठीक है। शहर का नाम क्या है भाई, वान। तो वान जो शहर है, ठीक है, वान जो शहर है, ये देखेंगे तो ये एक नदी कौन सी है, राइन नदी, उसके किनारे ये शहर बसा हुआ है। और राइन नदी बहुत ही फेमस है, किसके लिए, खनिज संसाधन के लिए, खासकर कोयला के लिए। तो खनिज संसाधन या फिर कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। तो आपको ये भी डाटा ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी शासक ने ऐसा नहीं किया। तो देखिएगा, तो मेवाड़ के शासक कौन था भाई, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह। तो इनके साथ में समझौता किसने किया था, तो ये समझौता किया था किसने, जहांगीर ने किया था। किसने किया था, जहांगीर ने समझौता किया था। और खुर्रम यानी कि शाहजहां के समय जो मेवाड़ था वो पूरा मुगल हिस्से में या प्रशासन में या चीज़ों में शामिल कर दिया गया था, ठीक है ना। तो जहांगीर के समय में हुआ था। और जो अमर सिंह है, अमर सिंह, ये मेवाड़ के अंतिम, ये क्या है, मेवाड़ के अंतिम ये क्या थे, शासक थे। और ये अमर सिंह होंगे कब, तो आप देखेंगे तो ये अमर सिंह लगभग वही 16वीं शताब्दी के आसपास में, ठीक है। कब होंगे, 16वीं शताब्दी के आसपास में आपको ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग अगर सन 1 देखेंगे तो लगभग कितना आ जाना है, तो 1597 से लेकर 1620 तक ये रहते हैं मेवाड़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन, तो हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जहांगीर हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल पूछा गया है कि जहांगीर जो है ना, इसने अपने दरबार में न्याय की जंजीर लगवाई थी। ये ध्यान रखना कि जो जहांगीर है ये अपने दरबार में क्या किया था, अपने दरबार में क्या किया था, तो न्याय की जंजीर लगवाई थी। बताया जाता है कि ये सोने की थी, ठीक है ना। तो न्याय की जंजीर क्या थी, सोने की। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या 6वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखो, उत्तर प्रदेश आयोग में अगर देखा जाएगा तो इसमें आयोग ने क्या किया था कि इसने माना था 6ठी पंचवर्षीय योजना उन लोगों ने मान रखा है। तो जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है ये 1980 से लेकर 1985 के बीच में चलती है, ठीक है ना। तो ये जो आयोग है, खासकर एक आप देखेंगे यूपी SSC आयोग, उसने ये मान रखा है यूपी में, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी पुस्तकें या फिर और कई चीज़ें अगर आप सर्च करोगे देखोगे तो वहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, तो 1974 से लेकर 1978 के बीच में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक ही चली थी, तो 5वीं वाली। तो ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कितने, तो 4 वर्षों तक ही चली थी, 4 वर्षों तक ही चली थी, ठीक है। 4 वर्षों तक ही ये चलेगी। फिर 1980 से 85 तक कौन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी, ठीक है। तो सवाल यही बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। तो गरीबी
हटाओ का नारा ये इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, और आयोग यूपी की बात चल रही है, तो वहाँ पे छठवीं पंचीकरण योजना आपको लगाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे छठी लगानी चाहिए। अगर छठी नहीं है तो फिर पाँचवीं, क्योंकि पाँचवीं में भी गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, कि गरीबी का उन्मूलन करना है, ठीक है, देश से। तो ये भी ध्यान रखिए यहाँ पे। चलिए अगला देखिएगा, कौन सा देश 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां आधिकारिक सदस्य बना है, ठीक है ना, आधिकारिक सदस्य बना है। क्या वो ब्राज़ील है, क्या पराग्वे है, क्या उरुग्वे है, या फिर वो चीन है? तो इनमें से सही आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए इसमें सही आंसर होगा कौन सा? पराग्वे। कौन सा होगा? पराग्वे, ठीक है, कौन होगा? पराग्वे। तो पराग्वे जो देश है ये कहाँ का देश है? तो कहेंगे ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? देश है, ठीक है, यहाँ का क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना तो कब होता है? 2015 में। और इसका जो हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो गुरुग्राम। कहाँ पे? तो HR यानी कि हरियाणा में मिल जाएगा, ठीक है। इसके संस्थापक की बात करेंगे कि इसके भैया संस्थापक देश कौन से हैं? तो संस्थापक देशों में आता है एक भारत और दूसरा आता है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। यानी कि जब पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, COP 21, ठीक है, COP 21 हुआ था, तब ये यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और आगे ध्यान रखिएगा अगर सवाल आ जाए कि देखिए जो COP आपका 29 होने वाला है कब? 2024 में, नवंबर 2024 में। तो COP 29 कहाँ होगा? तो ये होगा आपका कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बाकू में होगा भैया। कहाँ पे होगा? बाकू। बाकू कहाँ पड़ता है? तो अजरबैजान क्या है? देश है, पश्चिमी एशिया का। वहाँ पे ये COP 29 होने वाला है, ठीक है, 2024 में। कब? नवंबर 2024 में। इससे पहले UAE में हुआ था। वर्ष 2024-25 के लिए सामान्य धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? ठीक है, तो ये है 2280, 2371, 2300 या 2625। तो ये है कितना? 2300 रुपया, ठीक है। कितना भैया? 2300 रुपया। तो MSP कौन जारी करता है? MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, ठीक है, ये जारी करता है, ठीक है। तो वर्ष में 2 बार जारी होता है। किस भारतीय को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? ठीक है, तो अब इन नाम में देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, तो इनमें से कौन है जो कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं? BP पाल, यस पाल, MS स्वामीनाथन, R मिश्रा। तो ये सही आंसर क्या होगा? तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन को आपको ध्यान रखना है कि MS स्वामीनाथन ये कहाँ के हैं? तो ये केरल राज्य के हैं, ठीक है, केरल से संबंधित हैं, ठीक है, संबंधित हैं। अभी आपने देखा था कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है BR कंबोज को। ये प्रोफेसर हैं, इनको मिला है BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया जाता है, ठीक है। तो ये MS स्वामीनाथन धन गए। तो UNEP, ठीक है, क्या है? UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, इन्वायरमेंट क्या है? प्रोग्राम। तो UNEP का कहेंगे मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे 5 जून 1972 को। कहाँ पे हुआ था? तो नैरोबी
देश है कहाँ पर, केन्या, अफ्रीका महाद्वीप में है यहाँ पे। तो स्थापना हुआ था 5 जून को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, एक आपको मिलेगा UNDP मिलेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा USA, न्यूयॉर्क में मिलेगा, USA में। ठीक है, तो UNDP अलग है, UNEP अलग है। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो USA में है, और ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो नैरोबी केन्या में है। कब स्थापना हुआ, 5 जून 1972 को। तो इसी की स्थापना दिवस पर हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगर देखिएगा, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अभियान मिशन हासिल करने के लक्ष्य की घोषणा की है, 2026, 2030, 2035 या 2024। अच्छा, इससे देखिएगा सवाल आपसे बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर की सवाल की बात करते हैं। देखो 2030 तक। ठीक है, एक चीज देखिएगा कि इसरो ने क्या किया है, कि इसरो क्या कर रहा है कि गगनयान मिशन क्या करने वाला, लॉन्च करने वाला है। गगनयान मिशन के तहत भारत के 4 एस्ट्रोनॉट कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजेगा। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो भाई इसरो भी क्या करेगा, अभी 2025 के आसपास में भेजेगा, 4 लोगों को भेजेगा। तो क्या क्या नाम है, एक लोगों का नाम है प्रशांत नायर। क्या है, प्रशांत नायर। एक का नाम है क्या है, अंगद। क्या नाम है, एक लोगों का नाम अंगद नाम है। ठीक है, और अंगद नाम है। फिर एक का नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला है, ये विंग कमांडर है। ठीक है, ये विंग क्या है, कमांडर है। ठीक है, और एक क्या है, अजीत। कौन है, अजीत। ठीक है, बाकी लोग ग्रुप कैप्टन है। ठीक है ना, जैसे प्रशांत नायर है, अंगद है, अजीत है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप कैप्टन है, लेकिन शुभांशु शुक्ला ये विंग कमांडर है। तो ये 4 लोग कहाँ जाने वाले हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखो, प्रशांत, अंगद, शुभांशु और अजीत। ठीक है ना, अजीत। ठीक है, तो ये 3 इधर विंग कमांडर कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है। अगला है, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है, गोवा, कोच्चि, जकार्ता या मेलबर्न। तो ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है कोच्चि में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कोच्चि, यानी कि केरल में हुआ है। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की पेंटिंग इंदु लेख की पहली सच्ची प्रति का अनावरण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदु लेख ये किसकी क्या है, एक पेंटिंग है। MF हुसैन, M रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा या राम कुमार। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ के हैं, तो ये केरल के जो आपका त्रावणकोर क्षेत्र है वहाँ के हैं। ठीक है, त्रावणकोर मतलब ये तिरुवनंतपुरम, पहले तिरुवनंतपुरम को त्रावणकोर ही कहते थे। ठीक है, त्रावणकोर ही कहते थे। तो राजा रवि वर्मा। ठीक है, इनकी क्या है, पेंटिंग है, उसका एक मतलब कह सकते हो सच्ची प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी रियल वाली। ठीक है, तो इंदु लेख किसकी ये चित्र कला है या पेंटिंग है, तो राजा रवि वर्मा। ये बहुत ही फेमस रहे हैं। अगला है, हाल ही में WHO द्वारा TOK-003 टीके को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया, यह किस रोग से संबंधित है। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार की क्या है, आपका ये टीका है। ठीक है, किस बीमारी के लिए इसको लॉन्च किया गया, यानी प्री क्वालिफिकेशन दिया गया है, कोविड-19 के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए या हेपेटाइटिस के लिए। ठीक है, तो ये है किसके लिए, डेंगू के लिए। किसके लिए है, डेंगू के लिए है। अगला और अंतिम सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। आपके यूपीपी में पिछली बार देखा 100% जनसंख्या का सवाल पूछा था, तो यहाँ से भी पूछे
गा। तो देखिएगा, तो इसमें सही आंसर क्या आपका है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछा है ना, क्या 68.8 है, क्या 78.8 है, क्या 77.7 है, क्या 75.6 है इसमें। ठीक है, तो देखिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 77.7। तो अगर ये क्या है, ये जनसंख्या आपकी ग्रामीण है, तो शहरी अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो भाई 100 में से क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा लेंगे, उतना आ जाएगा, है नहीं। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो 77.7, तो हो गया 3, 9 में से गया 2, इधर गया 9 से 2, तो यानी कितना आ गया आपका 22.3%। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ये शहरी परसेंटेज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जनगणना का जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 246। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा है, 246। जनगणना कौन कराता है, तो ध्यान रखना, जनगणना जो कराएगा वो कौन कराएगा, तो ये गृह मंत्रालय कराता है। कौन कराएगा, गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो बताएंगे जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त। तो इस समय जो आपकी जनगणना हुआ है ना 2011 में 15वीं जनगणना हुआ है, तो इसके सी चंद्रमौली क्या थे, जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, तो 2011 वाले के कौन थे, तो सी चंद्रमौली, ये क्या थे, जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, ये जनगणना आयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतना सारा डाटा आज के लिए। तो आज हम लोग इतना ही डाटा कवर कर लिया, 38 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तो इतने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।